welcome to Young Vidya channel by Dr. Rakesh Kumar Yadav. Today we will discuss about the 12th class poem, The Noble Nature. ठीक है, आज हम आपके बारे में नोबल नेचर के बारे में पोइम, इंग्लिश की पोइम है, 12th क्लास के अंदर है, ठीक है ना, नोबल नेचर। और वैसे 12th क्लास के साथ साथ ये पोइम है ना, कई बार इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 8th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर, 11th में नोबल नेचर। और दिस पोइम इज रिटन बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन। तो ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? बेन जॉनसन। नोबल नेचर। मैं आपसे पूछूं नेचर का क्या अर्थ है, पहले तो ये देखो। नेचर, डू यू नो अबाउट व्हाट मीन्स नेचर? ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज राइट। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन नेचर। और नेचर मीन्स प्लांटेड, फ्लावर्स, प्रकृति के लिए भी यूज किया जाता है। तुमने सुना होगा कि प्रकृति के लिए भी अपन नेचर लगाते हैं। हाउ ब्यूटीफुल दिस सीन। तो अपन कोई चीज को देखते हैं तो नेचर शब्द के लिए प्रकृति के अर्थ में लगाते हैं, और नेचर अर्थ ह्यूमन बिहेवियर के भी लगाते हैं। दो अर्थ हो गए। तो इसका मतलब इट मीन्स इट इज द काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। पन, आपने नाम सुना होगा पन। पन एक प्रकार का अलंकार होता है, इसको अपन कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। द वर्ड्स आर स्पेलिंग एंड वर्ड्स आर सेम एंड द मीनिंग आर डिफरेंट, इट इज कॉल्ड पन। मतलब यहां पर कहने का अर्थ ये हुआ द मीनिंग एंड स्पेलिंग, द वर्ड्स एंड स्पेलिंग, बट द मीनिंग इज डिफरेंट। नेचर का अर्थ मैंने भी प्रकृति भी लिया, नेचर का अर्थ मैंने ह्यूमन बिहेवियर भी लिया, दो अर्थ ले लिए, और स्पेलिंग एक ही है नेचर का। तो यहां पर ये पन अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बेन जॉनसन के बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल में बता देता हूं। हु वाज बेन जॉनसन? वी नो वेयर ही वाज बोर्न, व्हेन ही वाज बोर्न। He was born on 11 June 1573, 15th century 73, and he was passed away 16 July, August 17th century 37। इसकी डेट ऑफ बर्थ अपने को भी याद होना चाहिए कि भाई बेन जॉनसन क्या है। कोई आपसे पूछ ले हु इज बेन जॉनसन? बेन जॉनसन कंपोज्ड द नोबल नेचर पोएम। द नोबल नेचर पोएम इज रिटन बाय बेन जॉनसन, एंड बेन जॉनसन वाज बोर्न इन 11 जून 15th century 73 and passed away 16 August 17th century 37। He was born at London. He was born at London in England. He was born at London. He was born at London in England. छोटे स्थान के लिए अपन एट का प्रयोग करते हैं, बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दैट इज राइट। He was born and he was educated the Westminster English Grammar School. He was educated the Westminster English Grammar School. Who was educated? Ben Jonson was educated. Ben Jonson was educated the Westminster English ग्रामर स्कूल। द वेस्टमिनिस्टर इंग्लिश ग्रामर स्कूल के अंदर इनकी शिक्षा हुई थी, और इनका जन्म इंग्लैंड के लंदन के अंदर हुआ था। इनका जन्म 11 जून 15th century 73, और ही पास्ड अवे 16 अगस्त 17th century 37।
and he mostly used to write satire. Every man in his humor, ये एक प्ले है, अंग्रेजी के अंदर बहुत ही अच्छा सटायर है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। सटायर मीन्स व्यंग्य लिखी है इसने। एंड द नोबल पोएम इज आल्सो रिटन बाय बेन जॉनसन विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन आवर कोर्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बेन जॉनसन पोएम नोबल नेचर। फर्स्ट एट ऑल मैंने आपको बताया है बेन जॉनसन का इंट्रोडक्शन। कभी कोई पूछ लेता है इंट्रोडक्शन कि भाई बेन जॉनसन कौन था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी, है ना, और उनका प्रसिद्ध एवरी मैन इन हिज ह्यूमर सटायर है, और इनकी शिक्षा भी वेस्टमिनिस्टर इंग्लिश ग्रामर में हुई थी, और इसको ग्रामर का फर्स्ट ऑथर भी माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी, या ही इज कंसिडर्ड to be the first grammar author he is considered means माना जाता है, he is considered to be the first grammar author, and he was educated the Westminster English grammar, and he was born at London in England, and he was born, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बताया है, और नोबल नेचर विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन आवर कोर्स। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, और पोइम का टाइटल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेचर मीन्स प्रकृति, नेचर मीन्स ह्यूमन बिहेवियर। The words are same, the spelling are same, and the meaning is different. It is called pun. Pun is a figure of speech in English. Today we will discuss this point. It is not growing like a tree. It is not growing. ऐसा नहीं है कि हम लंबे समय तक बढ़ते चले जाएं। Growing. It is not growing like a tree. एक पेड़ के जैसे हम लंबे समय तक बढ़ते चले जाते हैं। Involve doth make man better be. क्या ये भारी भरकम चीज आदमी को निपुण बनाती है कि आप एक लंबे समय तक जीवित हैं? एक लंबे समय तक हम जीवित हैं। थोड़ा मैं आपको इसका समरी बता देता हूँ हिंदी में, so that you can understand in English and Hindi both language. ओके, तो इसके अंदर कवि क्या कहता है बेन जॉनसन इसके अंदर कहता है कि हमारा जीवन क्या होता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दोनों लाइफ हो सकती है। तो क्या बड़ा लाइफ अच्छा है या छोटा लाइफ अच्छा है? तो बड़ा लाइफ और छोटे लाइफ दोनों की कंपैरिजन करने के लिए कवि यहां पर ओक और लिली का एग्जाम्पल लेता है, और उसको ह्यूमन बीइंग से कंपैरिजन करता है, कंपेयर्स करता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर यूजफुल, लॉन्ग लाइफ एंड शॉर्ट लाइफ। तो पॉइंट कार्ड देखिए, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल। बल का मतलब होता है भारी भरकम। डॉग, देखो डॉग ये पुरानी इंग्लिश में डू कार्ड में है, ये डॉग लिखा है मैन बेटर, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 years to fall a log at last, dry, wild and sere. In this first paragraph, Ben Jonson is telling about the quality of the oak tree. Oak tree lives 300 years. Oak lives, L-I-V-E-S, जीवित रहता है 300 years. But in the end of life, he falls with dry, bald and sere. अंत में वो क्या हो जाता है? बाल्ड का मतलब गंजापन होता है, पत्तियों के रहित होता है, सियर का मतलब मुरझाना होता है,
तो वो अंत में क्या हो जाता है, बिना पत्तियों रहित मुरझाकर, सूखकर और गिर जाता है। आपने सुना होगा, बड़ा भया को क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथिन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। 300 साल तक मैं जीवित रहा और मैंने कोई अचीवमेंट अर्जित नहीं की। Our life is useless and worthless. हमारा जीवन कैसा है, मीनिंगलेस है, वर्थलेस है, यूजलेस है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई अच्छा काम किया नहीं, 300 साल तक जीवित रहा और कोई अचीवमेंट अर्जित नहीं की। तो कवि यहाँ पर ओक की तुलना मानव के जीवन से करता है। द पोएट कंपेयर्स द ओक ट्री विथ ह्यूमन लाइफ। द लॉन्ग लाइफ इज नॉट बेनिफिशियल, द लॉन्ग लाइफ इज not beneficial, the short span of life is very useful. To fall along and at last dry means सूखा, bird and seer. अब आपको देखो, पहले पैराग्राफ के अंदर मैंने जो पढ़ा, like a tree, like a tree। जब कभी किसी की कुछ तुलना करता है like a tree और ओ की तुलना करता है, तो यहाँ लाइक ए वर्ड आया है, इट इज ए काइंड ऑफ सिमिली। द पोएट यूजेस द सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। एंड आपने देखा होगा कई बार एल एल शब्द आया है ना, लॉन्ग आया है ना, और शब्द आया ना, एल आया है ना, एट लास्ट, देखो लॉन्ग आया है, लास्ट आया है ना। ये शब्द क्या करते हैं, ये शब्द की रिपीटेशन करते हैं। जहां पर किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति होती है ना, वह एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच आता है। हिंदी में आपने सुना होगा, चे 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 चे, कोई शब्द आता ना, तो ऐसे एल एल लॉन्ग, लाइफ, अब लॉन्ग में एल भी आ गया, लाइफ में लॉन्ग आ गया, लास्ट में भी आ गया, तो लॉन्ग, लॉन्ग, लास्ट और लाइफ, एल एल एल, इट क्रिएट्स ए म्यूजिक, ये एक संगीत उत्पन्न करता है, इट क्रिएट्स ए लिरिक। सो वी कैन से दैट दिस पोएम इज ए शॉर्ट लिरिक इन इंग्लिश लिटरेचर। दिस पोएम इज ए शॉर्ट लिरिक इन इंग्लिश लिटरेचर एंड द एल वर्ड इज रिपीटेड 3 times in the first paragraph. So we can say it is a kind of alliteration figure of speech. Alliteration figure of speech in this line. Okay. Or first line of the poem, he shows the simile figure of speech. He shows the simile figure of speech. पहले के अंदर उसने लाइक एक वर्ड का प्रयोग किया है, तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो गया। और इसके अंदर देखिए उसने एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। तो कवि यहाँ पर अलंकारों से, पोएम के अंदर अलंकारों का प्रयोग करके लैंग्वेज में बी इंप्रेसिव एंड अट्रैक्टिव बाय यूजिंग फिगर ऑफ स्पीच। द बेन जॉनसन uses the figure of speech in this poem. In the second paragraph, a lily of a day, a lily of a day. अब यहां पर एक तो मैंने भी ओक का कंपैरिजन किया था, ओक, और दूसरा किया था लिली। In the first paragraph, he compares an oak and a lily. अब दोनों की यहां पर क्वालिटी भी अपन देखने, पैराग्राफ पढ़ते भी चले जाएंगे और अपन क्वालिटी भी देखते चले जाएंगे। यहां लिख दिया एन ओक और यहां लिख दिया मैंने ए लिली। ओके, ए लिली। अब इन द सेकंड पैरा या सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम, द पोएट टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए लिली। लिली इज ए लिली ऑफ ए डे। लिली एक दिन का पुष्प होता है। ओनली लिव्स for only a day. In fairer for in May. In fairer for in May. May का मतलब मई के महीने के अंदर ये इतना ज्यादा ब्लूम्स होता है, खिलता है, एंड फेयर होता है, एंड चार्मिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है। क्यों? It is appreciated by everybody. Everybody praised him. Everybody appreciated him because it gives
जॉय एंड हैप्पीनेस टू द बिहोल्डर्स, जो देखने वाले होते हैं ना बिहोल्डर्स, उनको क्या करता है? हैप्पीनेस देता है, जॉय देता है। हु गिव्स? लिली। लिली इज ए फ्लावर ऑफ लाइफ, सो द पोइट कॉल्स इट, so the poet calls it is a flower of life. It blooms in the month of May. Although it fall and die that night, although it fall and die that night, और वो उसी दिन जन्म लेकर उसी दिन क्या हो जाता है? विध्वंस हो जाता है, मुरझा जाता है। उसकी लाइफ, उसका शॉर्ट स्पेन बहुत ही कम होता है। शॉर्ट स्पेन के अंदर लोगों के अंदर वो जॉय एंड हैप्पीनेस देता है। शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, छोटे समय के अंदर अपनी क्वालिटीज के लिए, अपनी एक्टिविटीज के लिए, एक्टिविटीज एंड क्वालिटीज के लिए वो क्या जाना जाता है? एक्टिविटीज एंड क्वालिटीज के लिए नॉन जाना जाता है। It was the plant and flower of life. It is the plant and the flower of life. It is the plant, ये पौधा है, and the flower of life, रोशनी का पुष्प। या flower of life का मतलब होता है इसे रोशनी का पुष्प कहता है। तो कवि बेन जॉनसन इसकी कितनी ज्यादा एप्रिसिएशन कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। It was the plant and flower of life in small proportions. इतने छोटे अनुपात में we just beauty see, we just beauty see, हम इसके अंदर इतने छोटे अनुपात में, छोटे लाइफ के अंदर हम उसके अंदर क्या देख सकते हैं? सुंदरता देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में भी परफेक्ट भी, और इतने कम समय के अंदर छोटी छोटी वस्तुओं के अंदर हम जब सुंदरता को देखते हैं तो मानव का जीवन क्या हो जाता है? परफेक्ट बन जाता है, निपुण बन जाता है। तो ये पोएम का जो मेरे पैराग्राफ है, इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड इन द सेकंड पैराग्राफ, द फर्स्ट पैराग्राफ इज लॉन्ग एंड द शॉर्ट पैराग्राफ इज वेरी शॉर्ट। शॉर्ट स्टेंजा इज वेरी शॉर्ट एंड द लाइन इज वेरी स्मॉल एंड द पोएट यूजेज द राइम स्कीम। आपने वर्ड सुना होगा राइम स्कीम। राइम स्कीम का मतलब होता है तुकबंदी। व्हाट इज द मीन ऑफ राइम स्कीम? राइम स्कीम का मतलब क्या होता है? कोई चीज की तुकबंदी होती है, तुकबंदी से वो इंप्रेसिव बनता है, म्यूजिकल क्रिएट करता है। तो इंग्लिश के अंदर जितने भी पॉइंट्स हुए हैं वो अपनी पोइमों के अंदर म्यूजिकल यूज करते हैं। तो राइम स्कीम इसकी क्या है? देखिए एक वर्ड देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ट्री, ट्री पे देखो ई आया है, फिर देखो बी, फिर थर्ड के अंदर ईयर और सीयर, ईयर और सीयर दोनों में ई आया है, और पहले के अंदर तो ई आया है, दूसरे के अंदर दूसरी थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के अंदर आर आया है। तो इसकी राइम स्कीम क्या हुई? ए बी बी, ए बी बी, सी सी डी डी, सी सी और डी डी, और लास्ट में ए। डू यू नो अबाउट व्हाट इज द मीन ऑफ ए बी बी सी सी डी डी एंड ए? It means we can say there are 10 lines in this stanza, in this poem. इस कविता के अंदर कवि ने 10 लाइनों के अंदर वेरी शॉर्ट पोइम है, बहुत ही संक्षिप्त कविता के अंदर लिखा है। तो इन दिस पोइम वी कैन से दैट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ओक एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए लिली। द पोइट, we can say that the poet compares human life with an oak and a lily. Oak lives for 300 years and it gives neither flower and nor fruits. It is criticized by everybody. Why? Because it gives neither flower nor fruit. It falls in the end, it falls with dry and bald and sere. अंत में वो गिर जाकर और एक लट्ठे के रंग में गिरकर और वो खत्म हो जाता है। And
The poet appreciated a lily. Lily is a flower of life. He calls it is a flower of light. It gives joy and happiness. It gives joy and happiness and delight to see the flower of a lily. It is the symbol of joy. In this poem, in the short 2 lines, we can say a kind of a couplet. इन दो दोहा के अंदर कवि क्या कहता है? Our life may be short. In this poem, the poet compares with human life. Our life may be short. हमारा जीवन कैसा हो सकता है? शॉर्ट हो सकता है, but it should be desirable. It should be desirable and full of heroic deeds. हमारा जीवन heroic deeds से भरा होना चाहिए. Heroic deeds and virtuous activity से भरा होना चाहिए. And full of achievement. Full of achievement, virtuous activities and heroic deeds and meaningful life. हमारा जीवन मीनिंगफुल लाइफ से भरा होना चाहिए और वर्थवाइल एक्टिविटीज, है ना, वर्थलेस नहीं, वर्थफुल एक्टिविटी से भरा होना चाहिए, अचीवमेंट से भरा होना चाहिए, वर्चुअस एक्टिविटी से भरा होना चाहिए और हीरोइक डीड से भरा होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल है. अदरवाइज आवर लाइफ इज यूजलेस, like as oak. Our life is useless like as an oak. But we can make our life impressive, attractive, useful to do good activities and good work, good action. आपने सुना होगा, अभी कोरोना चल रहा है ना, कोरोना चल रहा है सर. इस डिजीज के अंदर जितना अपन अच्छा काम कर सकें किसी के लिए, जितना अच्छी काम कर सकें लिली के जैसे, so that everybody remembered from generation to generation, ताकि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हमको याद करें कि हमने ये बड़ी एक्टिविटीज की, ये कार्य किया, गवर्नमेंट के लिए कार्य किया, सोसाइटी के लिए कार्य किया, है ना, और जो पुअर पीपल उनके लिए हमने क्या एक्टिविटीज की. ये सारी एक्टिविटीज के लिए क्या होता है, कभी कहता है कि हमारा जीवन शॉर्ट हो सकता है. और इन दिस पॉइंट द पोइट रिमाइंड्स कीट्स एंड शेली. आपने एक अंग्रेजी में नाम सुना होगा कीट्स का. ये 12th क्लास के अंदर आज से 5 साल पहले किताब एक पोइम थी, उसका नाम बता देता हूं मैं. ए थिंक ऑफ ब्यूटी. ए थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स ए जॉय फॉर एवर. अंग्रेजी की फेमस लाइन है, ए थिंक ऑफ ए ब्यूटी गिव्स ए जॉय फॉर एवर. एक सुंदर वस्तु हमें क्या देती है? जॉय फॉर एवर. तो ये अंग्रेजी के महान कवि कीट्स की है, जो हमें आज भी याद दिलाता है. और एक है शेली. इफ विंटर कम्स कैन बी स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. अगर बसंत आता है तो पतझड़ भी आएगा, पतझड़ भी आएगा तो बसंत भी आएगा. तो अंग्रेजी के ये 2 कवियों को मैंने आज यहाँ पर क्यों याद किया? हमने इस पोइम के अंदर, द नोबल नेचर के अंदर, व्हाई वी रिमाइंडेड द पोइट शेली एंड कीट्स. शेली एंड कीट्स इज वेरी पॉपुलर एंड फेमस पोइट राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर, बट ही पास्ड अवे अर्ली लाइफ. I think Keats passed away only for 25 years and he was only for 26 years, but he became very popular in English literature. शेली और कीट्स को मैंने इसलिए याद किया है क्योंकि इनका जीवन बहुत छोटा था. 25 ईयर एंड 26 ईयर एज के अंदर उन्होंने क्या किया था? अचीवमेंट अर्जित कर लिया. तो हमारा जीवन शॉर्ट हो सकता है लिली के जैसे, लेकिन इन्होंने अचीवमेंट की. इस प्रकार आपकी ये पोइम खत्म हुई. लेकिन इस पोइम के अंदर जो क्वेश्चन आंसर आए थे बोर्ड के अंदर 2018 और 2019 और 2020,
3 साल के जो पेपर्स थे ना, उसके अंदर जब आप देखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन आंसर इसका श्योर मिलेगा, क्योंकि ये 12th क्लास के अंदर, राजस्थान के अंदर वरिष्ठ उपाध्याय के अंदर, सीनियर सेकेंडरी के अंदर, दोनों क्लासों के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है और इसका एक क्वेश्चन श्योर आएगा। और मैंने भी 2018, 2019 एंड 2020 तीनों के अंदर ये लिखा है, तीनों के अंदर इसका होमवर्क के रूप में आप लिखिएगा क्वेश्चन, और नहीं आया तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।